हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश एक नई खोज के आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग बातचीत करेंगे बनारस रियासत की कहानी के बारे में कि किस तरह से बनारस जो है एक रियासत के रूप में उभर करके आता है और आज़ादी के समय कैसे जो वहाँ के काशी नरेश थे उन्होंने भारत सरकार को ये पूरी की पूरी रियासत सौंप दी। तो शुरुआत के अगर तौर पर हम देखते हैं तो बनारस, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक माना जाता है। और ये सनातन धर्म के अंतर्गत देखें तो एक पवित्र तीर्थ स्थल होने के साथ साथ सप्तपुरियों में से भी एक है। और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने ही काशी की स्थापना की थी, जिसकी वजह से धार्मिक रूप से इसकी महत्ता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहां पर काशी के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो इसका जिक्र जो है स्कंद पुराण में, रामायण में, महाभारत में, इसके अलावा ऋग्वेद में भी हमें इसका जिक्र देखने को मिलता है। अब यहां पर काशी की बात करें तो यहां पर रेशमी कपड़ों, मलमल का, इत्र का, शिल्प का, हाथी के दांतों का यहां पर व्यापार हुआ करता था। तो काशी जो है एक प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में भी हम अगर इसको देखते हैं तो बहुत लगभग 2000 सालों से इसको जाना जाता है। तो यहां पर ह्वेनसांग ने भी काशी के बारे में एक बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, जिसके अंतर्गत उसने काशी को एक शैक्षणिक, धार्मिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में वर्णित किया है। अब यहां पर काशी की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 2000 से 2500 साल पुराना इसका इतिहास हमें देखने को मिलता है। अब इसके इतिहास के अंतर्गत हम देखते हैं तो लेकिन कि जो लोगों की बात करें तो बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बात का ज्ञान है कि काशी जो है एक रियासत के रूप में भी रह चुकी है। आजादी के समय की अगर हम बात करें तो आजादी के समय में जो ये पूरी की पूरी काशी रियासत होती थी, जिस पर राज करने वाले राजा को काशी नरेश बोला जाता था, तो काशी रियासत को आजादी के समय में भारत सरकार को सौंप दिया जाता है और भारत सरकार का ये पूरी की पूरी रियासत काशी जो है उसका एक अभिन्न अंग बन जाती है। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो बनारस की बात करें तो सनातन धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। इसका एक धार्मिक अपना महत्व है। तो यहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, इसके अलावा भारत माता मंदिर, जिसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा बहुत सारे लगभग तकरीबन 88 घाट भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। उसमें अगर हम मुख्य रूप से देखते हैं तो 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यहां पर वरुणा और जो गंगा नदी जहां पर इनका संगम होता है तो यहां पर आदि केशव घाट भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यहां पर अगर हम देखते हैं तो काशी जो है जैन और बौद्ध धर्म का भी एक प्रमुख केंद्र रहा है। सारनाथ यहीं पर मौजूद है, जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश भी दिया था। तो इसकी अगर हम बात करें तो न केवल हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म बल्कि जैन और बौद्ध धर्म का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आध्यात्मिक रूप से देखते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में जाना जाता है। तो अब चूंकि ये जो काशी है ये गंगा के तट पर स्थित थी, तो गंगा के तट पर स्थित होने की वजह से जो व्यापार हुआ करता था कानपुर और कलकत्ता से लेकर के, तो यहां पर जो नदी है, गंगा नदी है, इसमें जो बोटें चला करती थी उन्हीं के माध्यम से यहां का पूरा व्यापार संचालित हुआ करता था। तो लगभग 2000 साल पहले की अगर हम बात करें तो बनारस जो है एक प्रमुख व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र था। साथ ही साथ तो धार्मिक स्थान तो था ही, धार्मिक स्थल तो था ही, लेकिन यहां पर अगर हम देखते हैं तो चूंकि यहां पर पूरे भारत से तीर्थ यात्री आया करते थे और यहां पर बहुत ज्यादा शिल्पकार, आर्टिसंस, साहूकार रहा करते थे, तो जो काशी है ये काफी समृद्ध होकर के एक प्राचीन शहर के रूप में उभरता है और एक व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र का भी स्थान रहा है। तो अब यहां पर अगर देखते हैं तो इसकी समृद्धता की वजह से ही संभवतः महमूद गजनवी और बाद में बादशाह औरंगजेब ने इस पर आक्रमण किया था। यहां की जो मंदिर थी काशी विश्वनाथ, उसको नुकसान भी पहुंचाया था। तो यहां पर अगर देखते हैं तो हिंदू धार्मिक स्थान होने की वजह से यहां पर जो हिंदू राजा हुआ करते थे वो सभी चाहते थे कि ये पूरा का पूरा जो है एक धार्मिक तीर्थ स्थल है, साथ ही साथ व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र भी है, तो उस पर वो अपना सत्ता काबिज करना चाहते थे, अपना राज इस पर करना चाहते थे। तो यहीं से काशी नरेश यानी कि जिस काशी आज बनारस रियासत की हम बात कर रहे हैं,
तो काशी नरेश यानी कि अगर हम बात करें तो नारायण वंश, नारायण डायनेस्टी की जो शुरुआत होती है वो 18वीं शताब्दी के आसपास होती है। 18वीं शताब्दी के आसपास की अगर हम बात करें तो जो काशी जो है बाद में अगर देखें तो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में भी यहां पर यह बन जाता है 18वीं शताब्दी के आसपास। तो मुगल जब सत्ता थी यहां पर, तो मुगल काल के दौरान ये जो बनारस था ये अवध प्रांत के अंतर्गत आता था, यानी कि अवध जो प्रोविंस थी उसके अंतर आता था। और जो ये अवध प्रोविंस थे ये जमींदारों के द्वारा यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था। तो जमींदार जो थे यहां पर लगान वसूला करते थे और अवध के नवाबों और मुगलों को लगान पहुंचा दिया करते थे। तो यहां पर देखते हैं कि जो ये काशी वाला क्षेत्र है उस समय जो यहां पर नारायण वंश थे तो उनके अगर एक जो थे काशी नरेश, वो काशी नरेश थे यहां पर बलवंत सिंह। तो बलवंत सिंह के अंतर्गत जो ये बनारस है, चंदौली है, मिर्जापुर है, प्रतापगढ़ है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आया करता था, यानी कि इनकी जमींदारी के अंतर्गत ये प्रमुख क्षेत्र आया करते थे। अगर वर्तमान में हम कहें तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है नारायण वंश के बलवंत सिंह के अंतर्गत आया करता था, जिसकी लगान और पूरा का पूरा जो शासन व्यवस्था थी इन्हीं के हाथों में थी। और ये लगान जो है प्रत्येक वर्ष जो क्या करते थे, जो अवध के नवाब थे उनको वहां पर पहुंचा दिया करते थे। इसी क्षेत्र के अंतर्गत जौनपुर भी आया करता था। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे 1740-1750 यानी कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो धीरे धीरे जो मुगल सत्ता है वो छीन हो जाती है। जो मुगल सत्ता जो सेंटर था, जो केंद्रीय मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, कमजोर होने लगता है। यानी कि जो लेटर मुगल्स आते हैं उसमें जो उनकी पकड़ होती थी, जिस तरह से अगर हम देखते हैं बाबर, उसके बाद कहते हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किया, जो उनकी एक धाक थी उतनी अब मुगलों की धाक नहीं रह जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका फायदा उठा करके जो अवध के नवाब थे वो और कई अन्य नवाब जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, स्वतंत्र। और इसी के अंतर्गत जो यहां पर बलवंत सिंह थे वो भी अपने आप को सेमी इंडिपेंडेंट के रूप में घोषित कर देते हैं। और एक तरह से चूंकि ये काशी के नरेश थे तो वहां पर जो बनारस की जो जनता थी वो भी इनको काफी समर्थन दिया करती थी। और इसी के अंतर्गत लगभग 1 लाख से ज्यादा इर्रेगुलर सेना इनके पास हो जाती है। एक तरह से ये सेमी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अब यहां पर अगर देखते हैं तो जब सेमी इंडिपेंडेंट होने के बाद यहां पर क्या होता है कि जो बलवंत सिंह थे उसके बाद यहां पर एक घाट है जिसे चेत घाट है और यहीं पर किला बना हुआ है और यहीं से वो अपना राज्य किया करते थे। तो अब यहां पर 1757 में अगर हम देखते हैं तो प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध के बाद ये वो चेत घाट के ऊपर बना हुआ महल है जहां पर से ये एडमिनिस्ट्रेशन किया करते थे। अब 1757 में प्लासी का युद्ध होता है जिसकी वजह से बंगाल के ऊपर अंग्रेजों का काफी हद तक कब्जा हो जाता है। और 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है तो एक तरह से अगर हम देखें तो मुर्शिदाबाद जो कि बंगाल में जहां पर रूल किया जाता था मुर्शिदाबाद से, तो पूरे के पूरे बंगाल पर कब्जा हो जाता है। किसका? अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। तो एक तरफ से अगर हम देखते हैं तो जो लखनऊ दरबार यानी कि अवध के ऊपर भी और दूसरा मुर्शिदाबाद यानी कि बंगाल के ऊपर भी अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। अंग्रेजों की जो शक्ति होती है यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो काबिज हो जाती है और बहुत ही ज्यादा मजबूत अवस्था में वहां पर वो चली जाती है। अब इन दोनों के बीच यानी कि लखनऊ दरबार और मुर्शिदाबाद दरबार के बीच में कौन था? ये सेमी इंडिपेंडेंट बनारस यहां पर मौजूद था। अब जिसके कारण अंग्रेजों का इंफ्लुएंस भी इसके ऊपर पड़ने वाला था क्योंकि दोनों के बीच में स्थित थी। और साथ ही साथ ये हिंदू धर्म का पहले की पवित्र स्थल था, सप्तपुरियों में से एक था और एक प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र भी था। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर हम देखते हैं तो बाजीराव के समय से ही उनके बाद जो पेशवा हुए सदाशिवराव भाऊ जो हुए हैं, उसके बाद राघोबा जो हुए हैं, इसके बाद सवाई माधवराव जो हुए और जो अन्य बाद में पेशवा हुए, वो सब यही चाहते थे कि न केवल बनारस बल्कि अयोध्या और मथुरा पर भी मराठों का शासन हो, मराठों का कब्जा हो जाए। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो धीरे धीरे इसी चीज को देखते हुए जो मराठा होते हैं वो लगातार अवध के नवाबों के ऊपर भी दबाव डालते रहते हैं। तो अंततः होता क्या है कि एक संधि होती है लगभग 1770 के दशक के आसपास।
उसके बाद में ही होता है, क्योंकि वारेन हेस्टिंग जो है रॉबर्ट क्लाइव को हटा करके वहां पर बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है 1773 में। तो यहां पर ये जो संधि होती है, इसके अंतर्गत जो ये काशी नरेश की जो जमींदारी वाला पूरा का पूरा क्षेत्र था, अवध के नवाब इस पूरे जमींदारी के क्षेत्र को उठा करके अंग्रेजों के यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में दे देते हैं। तो यानी कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है अंग्रेजों के हाथ में चला जाता, क्योंकि अंग्रेजों की पहले से भी इसमें रुचि थी। तो यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही यहां पर वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बनता है, तो उसने लूट खसोट मचाना शुरू कर दी, क्योंकि वो काफी लालची और लोभी प्रवृत्ति का व्यक्ति बताया जाता है। तो उसने उससे जितना हो सका एक तरह से सक्शन पंप की तरह से उसने पूरे के पूरे क्षेत्र को लूटना शुरू किया, और जितना निचोड़ सकता था वो उतना ज्यादा उसने इस पूरे क्षेत्र को निचोड़ा, और यहां से जो पैसा, जो मुद्रा, जो भी चीजें संपदा उसे मिली, वो फॉरेन यानी कि यूरोप में यानी कि इंग्लैंड में भेजा करता था। अब यही सेम चीज सक्शन पंप की तरह से यहां की जो संपदा थी, जो धन था, उसको वो लगातार निचोड़ना चाहता था। उसका यहां पर पेट नहीं भर रहा था, तो उसने यही चीज क्या किया, बनारस के साथ और लखनऊ दरबार के साथ भी किया, और वही चीज उसने अवध प्रांत के साथ भी किया। अब यहां पर देखिए कि ये समय जो आ चुका था, धीरे धीरे यहां पर जो काशी नरेश थे वो चेत सिंह हो जाते हैं। तो चेत सिंह जो काफी स्वाभिमानी होते हैं और स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो अंग्रेजों का इंटरफेरेंस जो है बर्दाश्त नहीं करते हैं। क्योंकि अब यहां पर देखिए कि मुर्शिदाबाद दरबार और लखनऊ दरबार दोनों में ईस्ट इंडिया कंपनी काबिज हो चुकी थी, तो वो इसमें भी लगातार इंटरफेयर करते थे। तो एक तरह से अगर हम देखते हैं तो जो चेत सिंह जो काशी नरेश थे, उनके बीच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है तनाव लगातार बढ़ता हुआ चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि अंग्रेज जो है, ब्रिटिशर्स जो होते हैं, वो सिपाही लेकर के बनारस की ओर कूच कर देते हैं और वहां पर पहुंचते हैं, और धोखे से जो ये चेत घाट पर जो बना किला था, जहां से ये पूरा का पूरा अपना प्रशासन चलाया करते थे, उनको उसी किले में कैद कर लेते हैं। अब जैसे ही उन्होंने किले में कैद किया, जनता के बीच ये मैसेज चला गया कि चेत सिंह को अंग्रेजों ने धोखे से कैद कर लिया है। तो जनता विस्फोटक रूप से वहां पर विद्रोह करना शुरू कर देती है, और इसी बीच जो चेत सिंह जो है वो रस्सी के माध्यम से किले को फांद करके बाहर आ जाते हैं, यानी कि वहां से वो एस्केप कर जाते हैं। फिर वो लखनऊ चले जाते हैं, और लखनऊ के बाद वो ग्वालियर चले जाते हैं, और वहीं पर अंततोगत्वा उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इधर जो है जनता लगातार विद्रोह कर रही होती है, और जनता इस तरह से विद्रोह कर रही होती है कि वो वारेन हास्टिंग को मारने पर उतारू हो जाती है। तो वारेन हास्टिंग क्या करता है कि वहां से अपने जान बचाने के लिए भाग निकलता है, और भाग करके कहां पर पहुंचता है, भाग कर जो पहुंचता, देखिए यहां पर जो है एक तरह से जो अवध के नवाबों ने जो ट्रीटी की थी, यहां पर पूरी की पूरी जो जमींदारी होती है बनारस वाली, वो उनको सौंप देता है। इसके बाद यहाँ पर इनका इंटरफेरेंस होता है, जिस तरह से लूट खसोट उन्हें मचाती है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो काफी निर्धन हो जाते हैं, और यहाँ पर देखिए धीरे धीरे इनका इंटरफेरेंस। तो ये जो चुनार का किला है, तो यहाँ पर वारेन हेस्टिंग जब जनता विद्रोह करती है तो भाग करके अपनी जान बचा करके भागता है और चुनार के किले पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर इसके आगे की कहानी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जिस तरह से जो विद्रोह हो रहा था, तो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, जितनी भी लैंड थी जमींदार की यानी काशी नरेश की, उनको जब्त कर लेती है, और वहां पर चैत सिंह के भतीजे महिप नारायण सिंह, चैत सिंह के भतीजे महिप नारायण सिंह, याद रखिएगा, महिप नारायण सिंह, इनको काशी नरेश बना देते हैं। अब काशी नरेश इनको बना दिया, लेकिन जो एक्चुअल पावर होती है वो अंग्रेजों के हाथ में रहती है। एक्चुअल पावर इनके पास नहीं रहती, अंग्रेजों के पास रहती है पावर। इसके बाद यहां पर जो दूसरे काशी नरेश बनते हैं बाद में जाकर के, वो बनते हैं उदित नारायण सिंह। उदित नारायण सिंह ये बनते हैं महिप नारायण सिंह के बाद काशी नरेश। और यहीं पर एक स्थान है रामनगर, जो कि इसकी राजधानी हुआ करती थी, रामनगर। और यहीं पर रामनगर से इन्होंने प्रसिद्ध रामलीला की शुरुआत की।
जो बाद में पूरे भारत में ख्याति पाते हैं। और यानी कि काशी रामलीला की जो प्रथा होती है वो काशी नरेश उदित नारायण के समय से शुरू होती है। तो यहां पर आप देखिए इसकी कितनी भव्यता थी, किस तरह से ये इसका मंचन किया जाता था कि न केवल पूरे बनारस में बल्कि इसने पूरे भारत में और आज के टाइम पर अगर हम देखते हैं तो वैश्विक पटल पर भी इसकी अपनी एक पहचान है। तो यहां से इसकी शुरुआत होती है। अब धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। 1857 का रिवोल्ट होता है, 1857 का विद्रोह होता है, जिसको आपको भली भांति आप इससे परिचित हैं कि कहां कहां पर विद्रोह हुए और ये कितना ज्यादा एक तरह से भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम है उसका पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। अब यहां पर इस वक्त जो है जो काशी नरेश होते हैं वो ईश्वरी नारायण सिंह होते हैं। ईश्वरी नारायण सिंह, ईश्वरी नारायण सिंह क्या होते हैं? काशी नरेश बनते हैं। 1857 की जब क्रांति होती है तो ये यहां पर काशी नरेश के रूप में सत्ताधीन रहते हैं। ये ईश्वरी नारायण सिंह। इन्होंने क्या किया कि जो विद्रोह हुआ था उसमें इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, यानी कि अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और जो 1857 को जो कुचलने का प्रयास ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया उसमें इन्होंने साथ दिया था। तो अब यहां पर देखते हैं कि जो ये इतने ज्यादा अंग्रेजों के लिए लॉयल थे कि अंग्रेजों ने क्या किया, एज अ मार्क ऑफ लॉयल्टी, एज अ मार्क ऑफ लॉयल्टी इनको टाइटल दिया, उपाधि दी, किसकी? राजा की। और बाद में महाराजा की भी उपाधि अंग्रेजों ने इन्हें दे दी। तो यहां पर राजा और महाराजा की जो उपाधि दी गई वो किसको दी गई? ईश्वरी नारायण सिंह को। क्यों दी गई? क्योंकि ये अंग्रेजों के प्रति वफादार थे और 1857 की जो क्रांति हुई, जो विद्रोह होता है, उसमें इन्होंने क्या कहते हैं, अंग्रेजों का उसके बाद ये साथ देते हैं। अब यहां पर देखते हैं साथ ही साथ जितनी भी जो जागीरें हैं, जब बनारस की जनता विद्रोह कर रही होती है, जब वारेन हास्टिंग भागकर चुनाव किले में पहुंच जाता है, तो जो वहां पर जागीरें कब्जा कर ली जाती हैं, जब्त कर ली जाती हैं, वो इन्हें पुनः वापस कर दी जाती है, इनकी लॉयल्टी, इनकी वफादारी को देखते हुए। अब धीरे धीरे आगे चलते हैं, 1889 का वक्त आ जाता है और इस समय जो यहां पर जमींदार बनते हैं, 1889 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो काशी नरेश बनते हैं वो प्रभु नारायण सिंह बनते हैं। प्रभु नारायण सिंह, प्रभु नारायण सिंह 1889 में के आसपास के टाइम की हम बात करते हैं तो ये काशी नरेश के रूप में स्थापित होते हैं। और 1911 जब आता है, धीरे धीरे जब 1911 का वक्त आ जाता है, 1911 का जब वक्त आता है तो यहां पर अंग्रेजों ने जो जमींदारी की पूरी रहती है इसको एक रियासत के रूप में बदल देते हैं। तो यानी कि ये जो यहां पर जो जमींदारी थी इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? रियासत में। यानी कि 1911 ये वो समय है जब पहली बार ऑफिशियली बनारस जो है एक प्रिंसली स्टेट बनता है। प्रिंसली स्टेट कब बना बनारस? 1911 में, क्योंकि जो यहां पर जमींदारी होती थी, भला कि यहां पर काशी नरेश बोला जाता था, लेकिन उसको रियासत का दर्जा अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह लीजिए, अंग्रेजों के द्वारा यहां पर जो कह लीजिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही धीरे धीरे आगे चल करके बदल जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया जाता है, ये आपको पता है। तो 1911 में अंग्रेजों के द्वारा जो है इसको एक रियासत के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है और पहली बार जो है बनारस वो एक प्रिंसली स्टेट के रूप में हमारे सामने उभर करके आता है। तो अभी यहां पर देखें तो इस परिवार की अगर हम बात करते हैं, जो ये परिवार इस पर रूल कर रहा था, यानी काशी नरेश की बात करते हैं, तो इनको महाराजा ऑफ बनारस कहा गया, लेकिन ये अंग्रेजों के अंतर्गत यहां पर रहा करते थे। ठीक है, तो इनको क्या कहा गया? महाराजा ऑफ बनारस कहा गया। महाराजा ऑफ बनारस तो कह दिया गया, लेकिन जो वास्तविक सत्ता हुआ करती थी, यानी कि जो एक्चुअल पावर हुआ करती थी, वो किसके पास थी? वो अभी भी यहां पर किसके पास है? अंग्रेजों के पास है। अब यहीं पर जो राजधानी, जो रामनगर की आगे हमने बात की, जहां से रामलीला की शुरुआत होती है, ये इसको राजधानी बनाया गया और यहीं से
जो ये बनारस के महाराजा होते थे वो प्रशासन किया करते थे और तमाम जो भी प्रशासन को चलाने के लिए जितनी भी गतिविधियां होती थी उनको संचालित करते थे, लगान वसूला करते थे, तमाम सारी की सारी गतिविधियां यहाँ पर इनके द्वारा की जाती थी। तो अब यहाँ पर जो ये प्रभु नारायण सिंह जो थे, जो यहाँ पर काशी नरेश थे, बनारस के महाराजा, अब बनारस अब हो गए जब इसे प्रिंसली स्टेट के रूप में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित कर दिया जाता है, तो उन्होंने 1300 एकड़ जो है जमीन जब बनारस या काशी हिंदू विश्वविद्यालय जब बन रहा था तो उसको दान देते हैं। तो यहां पर काशी विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, यानी कि जो वर्तमान में अगर हम देखते हैं जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो यहां पर काशी के जो महाराजा है काशी नरेश, उनका नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया क्योंकि उन्होंने 1300 एकड़ जमीन यहां पर दान में दी थी। अब यहां पर देखते हैं इसके बाद यानी कि प्रभु नारायण सिंह के बाद जो दूसरे काशी नरेश बनते हैं वो बनते हैं आदित्य नारायण सिंह। आदित्य नारायण सिंह जो है यहां पर अगले काशी के नरेश बनते हैं, यानी कि बनारस के महाराजा बनते हैं। तो इन्होंने इसको काफी ज्यादा और भी विकसित किया, यहां पर मंदिरों का संरक्षण किया, मंदिरों को विकसित किया, यानी कि पूरी की पूरी जो काशी है बनारस जो है उसको विकसित करने का काम किया। और अंत में सबसे बाद में अगर हम देखते हैं तो यहां पर जो सबसे अंत में जो महाराजा ऑफ बनारस होते हैं या काशी नरेश होते हैं वो होते हैं राजा विभूति नारायण सिंह। तो ये राजा विभूति नारायण सिंह का चित्र है। तो ये जो है अंतिम काशी नरेश, ठीक है, जो नारायण डायनेस्टी थी, जो नारायण वंश था, उसके अंतिम नरेश यानी कि अंतिम काशी नरेश जो थे वो कौन थे? राजा विभूति नारायण सिंह थे। तो इन्हीं के समय में क्या होता है? वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन्हीं के समय में होता है और इसमें भी इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, यानी कि अंग्रेजों के प्रति ये वफादार रहे। तो 1947 में जब भारत आजाद होता है तो इन्होंने काशी रियासत को भारत सरकार को सौंप दिया और इस तरह से जो बनारस रियासत थी, बनारस रियासत जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। इसके बाद यहां पर देखते हैं तो एक इन्होंने आजादी के बाद जो है काशीराम ट्रस्ट बनाया, काशी के नाम से ही काशीराम ट्रस्ट बनाया। इस ट्रस्ट की अगर हम बात करते हैं, ये ट्रस्ट जो है जो भी हिंदू टेक्स्ट है, जो पुराण है, जो रिलीजियस यानी कि जो धार्मिक लिटरेचर है, साहित्य है, उसको प्रमोट किया। तो यहां पर जो रिलीजियस लिटरेचर है, जो हिंदू टेक्स्ट है, इसके अलावा जो पुराणाज हैं, इनको क्या किया? संरक्षित किया और इनको काफी ज्यादा बढ़ावा भी दिया जिससे कि इस सब के बारे में लोगों तक ज्ञान पहुंच सके। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो पूरा का पूरा जो नारायण वंश है या कि बनारस की जो रियासत की कहानी थी वो किस तरह से अगर हम देखते हैं तो जो भारत का एक तीर्थ स्थल होने के साथ साथ प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र रहा, तो कितनी करवटें बदलता है ये, किस तरह से यहाँ पर मुगल जब सत्ता रूल थे तो उस समय इसका क्या अस्तित्व रहा, कैसे ये एक व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा होता है। धार्मिक होने की वजह से यहाँ पर जितने भी हिंदू राजा थे वो इस पर अपना मालिकाना हक रखना चाहते थे, यानी कि इस पर अपनी सत्ता जमाना चाहते थे। और धीरे धीरे देख करके यहाँ पर जो काशी नरेश होते हैं एक बनते जाते हैं, उन्होंने इसको विकसित भी किया और बाद में हालांकि कुछ काशी नरेश जो है अंग्रेजों के प्रति यहाँ पर वफादार भी हो जाते हैं। 1857 की बात अगर हम देखते तो आपने अभी अभी देखा यहाँ पर, और उसके बाद उन्हें पे क्या होता है कि राजा और महाराजा की उपाधि भी दी जाती है और बाद में ये जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता है तो यहाँ पर भी इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो काशी नरेश के बारे में अगर वर्तमान में हम देखें तो कहीं ना कहीं कुछ डिस्प्यूटेड बातें भी हमें देखने को मिलती है, लेकिन जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, जो इतिहास के गर्भ में छिपी हुई है, उसको हमने यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि बनारस की रियासत की जो कहानी है वो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियों के
जानने के लिए बने रहिए। उत्तर प्रदेश एक नई खोज के साथ हम मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नई कहानियों के साथ। अगर आप किसी जगह की या कोई कहानी आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको जरूर अपने सेशन में डिस्कस करेंगे। या उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किसी भी स्थान की किसी भी चीज के बारे में कोई रोचक कहानी है लेकिन जो सच हो, जो कि इतिहास के पन्नों में कहीं पर दब के रह गई है, उसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिख सकते हैं, हम उसको अपने सेक्शन में जरूर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के सेशन में इतना ही। और आपको यहां पर बता दें कि स्टडी IQ कि किसी भी कोर्स में अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं तो सलमान लाइव कोड का आप इस्तेमाल कर लीजिए। मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर आपको मिल जाएगा और इसकी पूरी PDF आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल study.with-salman sir पर। आप मुझसे यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ मेरी इंस्टा ID है study.with-salman sir, तो यहां पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी जानकारी आप चाहते हैं एग्जाम से रिलेटेड तो आप मुझसे कनेक्ट होकर के डिस्कस कर सकते हैं। स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में आप एडमिशन चाहते हैं या कोई भी चीज यहां पर अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं तो सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल करिए। जैसा कि यहां पर रिपब्लिक डे सेल भी लाइव हो चुकी है, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको यहां पर अपने आप को स्टडी IQ PCS के साथ इनरोल करके अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर प्रीलिम्स और मेंस के अंतर्गत जो भी सिलेबस कवर करवाया जाता है वो एक्सपर्ट टीम के साथ यहां पर एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के गाइडेंस में करवाया जाता है। 1-to-1 मेंटोरशिप आपको यहां पर दी जा रही है और यहां पर 1000 आवर से भी ज्यादा लाइव लेक्चर्स मिलेंगे जिनको आप अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हैं एज अ वीडियो के रूप में। अगर आप लाइव लेक्चर्स नहीं देख पाए हैं टाइम के मैनेजमेंट की वजह से, किसी अन्य कारणों की वजह से, वीकली करंट अफेयर्स का सेशन आपको यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल का यहां पर सेशन मिलेगा। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड यानी कि GS पेपर 2 का जो पेपर है उसको पूरा तरह से कंप्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा। डेली आंसर राइटिंग आपको करवाई जाएगी। तो ये तमाम सारी की सारी चीजें आपको यहां पर मिलेगी। 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा और आप सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहां पर मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी फ्री मिलेगी, यानी कि मेरे द्वारा गाइडेंस भी आपको फ्री में मिलेगी। तो स्टडी IQ के साथ आप जुड़ सकते हैं, अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जवाब देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि हमारा ये सेशन कैसा लग रहा है। उत्तर प्रदेश एक नई खोज का जो हम ये सेशन लेकर के आ रहे हैं आप सभी के बीच, वो आपको कितना पसंद आ रहा है। अगर आपकी कोई सुझाव है तो आपके जवाब और प्रतिक्रियाओं के लिए हम इंतजार करते रहते हैं, तो अपने जवाब और प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना मिले। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।